व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आ गए हैं हम लोग डे 18 पे एंड आई मस्ट टेल यू कि आज से आने वाले 4 से 5 दिन अगर तुम मेरे साथ साथ पढ़ लो तो तुम्हारे अकाउंटेंसी में ये समझ के चलना कि 20-30 लगभग 30 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। लगभग 50 नंबर का काम हम कर चुके हैं, अगले 30 नंबर का काम हम ये 4 से 5 दिन में करेंगे। और तुमने मेरे साथ साथ अगर कर लिया तो समझो कि बहुत शानदार चीजें होनी तय हैं। और आज हम लोग दोनों ही क्लासेस में 4 बजे भी और 6 बजे भी वो चैप्टर शुरू करेंगे जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। और मैं तुम्हें एश्योर करता हूं कि अगले 4 दिन, आज कौन सा है, डे 18, 19, 20, 21, ये 4 दिन तुम मेरे साथ साथ पढ़ो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारी टेंशन सारी की सारी खत्म हो जाएगी, सारा रिवीजन बढ़िया तरीके से करा दूंगा मैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डे 18। जाके अटेंडेंस लगाओ फटाफट कमेंट सेक्शन में और ये सीरीज को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा दी, आपने मुझे पूरी उम्मीद है कि बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट लर्न करा होगा लिख के। अगर नहीं करा तो कल संडे है भाई, बैठ जाना और बैठ के अच्छे तरीके से लर्न करना। वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में कि संडे को कल क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आना है, बाकी छोटे छोटे 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने हैं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बच्चों को परेशान करता है, बट मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा। बहुत ध्यान से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? सबसे पहले ये समझो बच्चों की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है। ये हिसाब देखता है कि भैया हमारे पास कितना कैश साल के बीच में आया है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बेसिकली ये दिखाता है कि आपके पास नेट कैश अवेलेबिलिटी कितनी है। आपके पास नेट कैश अवेलेबिलिटी कितनी है। नेट कैश अवेलेबिलिटी कैसे निकलती है? जब हम देखते हैं कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, सही है। अब जब भी हम कैश की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो हम कैश और बैंक दोनों चीजें ले रहे हैं, ठीक है। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें शो क्या करता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी बैलेंस शीट में ना एक आइटम होती है जिसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। अब सबसे पहली चीज तुम्हें यही याद रखना है कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता क्या क्या है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहले आता है कैश, बैंक बैलेंस, किसी भी तरीके का कोई चेक है, कोई ड्राफ्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपको ध्यान रखनी है बेटा जी। करंट इन्वेस्टमेंट्स किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। प्लीज इसको ध्यान रखना। आपको अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है तो आपको इसी में ऐड करनी है, ओके। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो सबसे पहले तो ये याद कर लो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, चेक्स ड्राफ्ट्स हो गए, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई। अब तुम ये समझो कि साल की शुरू में सपोज जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का कैश का बैलेंस, है ना, वो दिया हुआ है 2 लाख रुपए। वो कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए। कि आपके पास साल के शुरू में 2 लाख रुपए थे। सपोज आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐसे दिया हुआ है। और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, सर क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है करंट ईयर में, वो दिया हुआ है 3,50,000। तो अब तुम दिमाग लगाओ जरा और सोचो कि तुम्हारे पास साल के शुरू में 2 लाख रुपए का कैश था और साल के लास्ट में आते आते 3,50,000 रुपए का कैश हो गया। तो तुम्हारे पास कितना कैश आया या कितना कैश गया? भाई अगर मेरी जेब में साल के शुरू में 2 लाख का कैश है और साल खत्म होते होते मेरे पास 3,50,000 का कैश हो गया, इसका मतलब मेरे पास नेट 150 का पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया। पॉजिटिव कैश फ्लो का क्या मतलब होता है सर? कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए कैश आए हैं,
ठीक है, हमारे पास कितने पैसा आया है, 1.5 लाख रुपए कैश आए हैं। अब ये जो बच्चों हमारे पास कैश आया है ना, यही हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है कि हमारे पास कितना टोटल कैश आया है, राइट, या कितना टोटल गया है। सपोज ये उल्टा हो जाता कि ऊपर होता 350, सपोज ये ऐसा होता कि ऊपर होता 350 और नीचे होता 2 लाख। अब तुम सोचो 3,50,000 से अगर 2 लाख हो गया तो हम बोलते हैं नेट कैश आउटफ्लो, मेरे पास से पैसा चला गया, है ना। तो फिर हम बोलते हैं 1.5 लाख का कैश नेगेटिव कैश फ्लो आ गया। तो कैश फ्लो पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया था 2 लाख से 3,50,000। कैश फ्लो नेगेटिव भी आ सकता है कि भैया पैसा ज्यादा खर्च हुआ, राइट। अब हम कैश फ्लो में यही कैलकुलेट करेंगे कि ये 1.5 लाख कैसे आया है या किस किस सोर्स से आया है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा तो लेने के। सर कैसे तरीके होते हैं, बहुत सारे। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे प्रॉफिट से तुम्हारे पास पैसा आ सकता है, जो भी तुमने माल बेच के पैसा कमाया, है ना। कोई एसेट बेच के पैसा आ सकता है, राइट। कोई लोन लेके पैसा आ सकता है, लोन चुका के पैसा जा सकता है, शेयर इशू करके पैसा आ सकता है, शेयर इशू करके पैसा बेसिकली आ सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा आ सकता है। तो पैसे का आन जान बहुत सारे तरीके से हो सकता है, राइट। अब कैश फ्लो में क्या हुआ बेटा, इन सभी चीजों को लिखने के लिए कैश फ्लो में 3 हेड्स बनाए गए हैं। कैश फ्लो में इन सभी चीजों को लिखने के लिए कितने हेड्स बनाए गए हैं, 3। हम बोलते हैं 1.5 लाख रुपए जो टोटल आया है ना, ये 3 चीजों का टोटल होगा मिला के। सर कौन सी 3 चीजें होंगी, सबसे पहले को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों में कैश फ्लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ना ऑनलाइन में, ना ऑफलाइन में, ना यूट्यूब पे। ये कहां से आया, सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये पैसा कहां से आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया। जो 1.5 लाख आया ना, बस यही अलग अलग जगह से आया है, ओके। तीसरा कौन सा हो सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर ये कहां से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आया, ओके। अब देखो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं फाइनेंसिंग से कि सर यहाँ पे जो है फाइनेंसिंग में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बेटा ध्यान रखना, फाइनेंसिंग में मात्र 2 चीजों से पैसा आना है, मात्र 2 चीजों से, ठीक है। या तो वो शेयर कैपिटल होगा, या तो वो शेयर कैपिटल होगा, ओके, या फिर वो लोन्स होंगे, ठीक है। लोन्स भी कौन से, आप पूरा लिख लो, नॉन करंट लाइबिलिटी से होगा, ठीक है। जैसे कि डिवेंचर से हो गया, बैंक लोन से हो गया, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका प्लीज ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आपको यही कंसीडर करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी इस चैप्टर में लोन मानना है, ठीक है। भले ही बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन उसको इसमें लोन कंसीडर करना है, इस चीज का खास ध्यान रखना। कैश क्रेडिट हो गया, राइट। और शेयर कैपिटल में आप जानते ही हो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो ये सब इसके अंदर आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने शेयर इशू करे तो पैसा आ गया, शेयर का पेमेंट करा, रिडेम्पशन करा तो पैसा चला गया, राइट। तो हमें ये देखना है कि अगर शेयर का पैसा कम या ज्यादा हुआ है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया होता है ना, उस शेयर कैपिटल में पैसा कम या ज्यादा हुआ तो यहां पे लिखोगे, ठीक है। फिर तुम चलोगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में सीधा कहां पहुंचोगे, नॉन करंट लाइबिलिटी में। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको ये दिखेंगे डिवेंचर, लोन, ठीक है। इनको ध्यान से देखो, अगर ये बढ़ गए इसका मतलब लोन ले लिया, कम हो गए तो लोन चुका दिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस 2 ही चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी है हमारे पास, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओके। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग में। सर इन्वेस्टिंग में भी 2 ही चीजें आती है, हाँ बहुत सिंपल है, बिना बात कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर आते हैं हमारे पास फिक्स एसेट्स। सर फिक्स एसेट्स जैसे जैसे मशीनरी हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, वो सारे के सारे फिक्स एसेट्स हैं बच्चों,
और दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर दूसरी चीज आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो एसेट्स जो हमारे हैं वो और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो मेजर चीज आती है वो आती है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, है ना, याद रखना एसेट्स कौन से, नॉन करंट, और सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एक चीज ये आएगी, एक चीज ये आएगी, मतलब सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये पैसा इन्वेस्ट ही तो कर रहे हो एसेट्स में, है ना। तीसरी चीज क्या आती है बच्चों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको उस पर डिविडेंड मिलेगा, कोई डिविडेंड मिल गया, कोई इंटरेस्ट मिल गया। तो ये बच्चों मेनली 6 चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये मेनली आपको 6 चीजें देखने को मिलेंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके अच्छा, फाइनेंसिंग का भी अगर मुझे लिखना हो तो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, वो इसमें आता है, शेयर से रिलेटेड है। इसी तरीके से इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन का मतलब बच्चों पेमेंट होता है, राइट। ये डिबेंचर मतलब लोन हो गया, ये भी इसमें आएगा। और तीसरा, अब आपने लोन लिया है बच्चों तो इंटरेस्ट डिविडेंड ये आप पे करोगे, तो इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड ये यहाँ पे आता है, रिसीव्ड यहाँ पे आता है। ओके तो तुम्हें बहुत क्लैरिटी आ गई कि भैया वो जो 1.5 लाख रुपए ऊपर आए थे वो कुछ फाइनेंसिंग से आए होंगे, क्या पता लोन लिया हो, वो बैलेंस शीट पढ़ के समझाऊंगा मैं तुम्हें कैसे देखते हैं। कुछ इन्वेस्टिंग से आए होंगे, क्या पता किस तरीके से क्या किया हो, है ना। तीसरा कौन सा आता है और लास्ट होता है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में बच्चों तुम्हें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको सबसे पहले ये एनपीबीटी चाहिए, सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करना जानना चाहिए आपको, ठीक है। सर ये एनपीबीटी कैसे निकलता है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, तो बेटा इसके अंदर बस ये फॉर्मेट याद रख लेना, आपको बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखना है। बैलेंस शीट में कहाँ पे देखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे होता है, पता है ना आपको, सरप्लस में P&L का बैलेंस होता है। तो उस सरप्लस को आपने करंट ईयर लेना है, उसमें से माइनस करना है प्रीवियस ईयर, तो आपके पास इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो करंट ईयर उसमें से माइनस करो प्रीवियस ईयर, तो आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर कुछ एडजस्टमेंट्स होता है, हमें चाहिए प्रॉपर कैश कि कैश कितना आया, तो वो एडजस्टमेंट्स इसके अंदर वापस ऐड करनी पड़ती हैं। तो आप इसमें जोड़ोगे टिप, TIPP। सर व्हाट इज दिस टिप? टी होता है बच्चों ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर आपने कोई पैसा जनरल रिजर्व में डाला हुआ है तो वापस से जोड़ो इसके अंदर, क्योंकि था तो वो कैश फ्लो का पार्ट ही ना, तुमने निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दिया तो प्रॉफिट में से हटा दिया, जोड़ो उसको वापस से, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है आपने साल के बीच में कोई डिविडेंड बांटा है, वो भी वापस जोड़ो। तीसरा होता है प्रपोज डिविडेंड, कोई डिविडेंड प्रपोज करा हुआ है तो उसका भी कंपनीज यूजुअली पैसा हटा देती हैं, वो भी वापस जोड़ो। चौथा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने करंट ईयर का बनाया है वो भी इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए बेटा जी ये पर्टिकुलर चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने पहले भी कैश फ्लो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तो आपको या तो याद आ गया होगा, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको आप अब अच्छे तरीके से समझ लो, लर्न कर लो, ठीक है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ये हमें चाहिए। ये कहां कहां पे चीजें मिलती हैं ये हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बहुत क्लैरिटी दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। आज तुम नोट्स पूरे करो बस, ओके। अब देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया लेट सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम लोग करते हैं बच्चों एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बच्चों कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं जो कि आपके P&L में लिखी गई है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस में से आया ना नेट प्रॉफिट। अब P&L के डेबिट में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो नॉन कैश है। ऐसा हो सकता है कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, ऐसा हो सकता है कि वो डेप्रिसिएशन हो। तो जब भी कोई प्रोविजन बनता है, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो पैसा कहीं नहीं जाता बट फिर भी वो प्रॉफिट को कम कर देता है, नॉन कैश आइटम है।
तो उसने प्रॉफिट को गलत कम करा ना। कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो पैसा तो कहीं भी नहीं गया, डेप्रिसिएशन का पैसा कहीं गया थोड़ी ना है, प्रॉफिट कम हो गया तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, है ना। तो कोई भी आप ऐड करोगे एक्सपेंस या फिर लॉस, कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉस जो कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है। अब इसमें ही मैं तुम्हें बताता हूँ 4 ही चीजें हैं जो आती हैं। ओके, ऐड क्या करना है आपको, अगर कोई डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन ऐड होगा। उसके साथ साथ आपको ऐड करना है अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये ऐड कर देना है। उसके साथ साथ आपको क्या ऐड करना है, उसके साथ साथ आपको ऐड करना है अगर कोई लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो ऐड होगा। उसके साथ साथ बच्चों अगर आपने कोई नॉन ऑपरेटिंग चीज पे करी है, जैसे इंटरेस्ट पेड, तो आपने इंटरेस्ट पे करा, राइट, वो यहाँ पे ऐड बैक हो जाता है। तो डिबेंचर्स पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी यहाँ पे ऐड बैक हो जाता है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है बच्चों जो रोज रोज वाले नहीं होते, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने इंटरेस्ट दिया, ये है बेटा। ओके, कोई गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, बस ये 4 ही चीजें होती हैं। अब सर लेस क्या होता है, लेस होता है इनकम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये इसी से रिलेटेड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। या फिर आप बोल दो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। बस इतनी चीजें तुम्हारे दिमाग में रही ना तो समझो हो गया काम, और कुछ नहीं है इसके अंदर मेनली। तो देखो, एक तो डेप्रिसिएशन आपको अच्छे से याद रखना है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट हुआ तो हटाना है, लॉस हुआ तो ऐड बैक करना है। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, और गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको हम राइट ऑफ मानते हैं, वो भी यहाँ पे आप ऐड बैक कर देते हो। ये आपको ऐड करनी है। जब आपने ये ऐड बैक करा, ये सब ऐड बैक कर दिया, तो आपके पास आया बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपके पास कौन सा प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए बस ये 4 चीजें, ठीक है, दिमाग में रखना, यही है और कुछ नहीं है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाओगे आप, लो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो आपकी लाइबिलिटी में क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एसेट में क्या होता है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। देखो पूरी बैलेंस शीट में क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाऊं। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में चलें हम, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें होती हैं, मेनली 2 चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस ये 2 चीजें होती हैं। फिर होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिर एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में होता है बच्चों नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ओके, अब देखो शेयर कैपिटल किस में गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गया, अपने नोट्स में चेक करो। रिजर्व्स एंड सरप्लस से हमेशा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन सर, ये हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अगर तुम नॉन करंट लाइबिलिटी देखते हो, ये फिर गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नॉन करंट एसेट देखते हो तो ये गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बैलेंस शीट में बचा क्या सर, बैलेंस शीट में बचे बस करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। हाँ, बैलेंस शीट में सिर्फ क्या बचा, एक बचा करंट लाइबिलिटी और एक बचा करंट एसेट। ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो है बच्चों, ये यहां पे एडजस्ट होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, करंट लाइबिलिटी में रिश्ता सीधा सीधा है, करंट एसेट में रिश्ता रिवर्स है। सर रिश्ता का मतलब, करंट लाइबिलिटी बच्चों अगर बढ़ी तो आप भी ऐड कर देना, करंट लाइबिलिटी अगर कम हुई तो आप भी घटा देना, लेस कर देना। तो करंट लाइबिलिटी में रिश्ता सीधा सीधा है। करंट एसेट में रिश्ता उल्टा है, बढ़ा तो आप घटा देना, कम हुआ तो आप बढ़ा देना। ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आ गया तुम्हारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें से तुम्हें क्या माइनस करना है, लास्ट चीज, लास्ट इसमें से माइनस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो आपने पे किया बच्चों वो माइनस कर दो,
आपके पास यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बच्चों अगर तुम्हें कैश फ्लो निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें नेट प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। निकल गया। उसके बाद तुम लोग को एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में 4 चीजें याद रख लेना: डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, उसके साथ साथ आपके पास इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। मेनली यही होता है। ओके, मेनली यही होता है। यहाँ पे 4 चीजें यही रहेंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को एडजस्ट करो। लाइबिलिटी बढ़ी तो तुम भी बढ़ा दो, घटी तो तुम भी घटा दो। एसेट बढ़ा तो तुम घटा दो, घटा तो तुम बढ़ा दो। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, बस डन। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गई, ये तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई, ये तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन गई। राइट, अब यहाँ पे ये देखो बैलेंस शीट में मैंने ये भी बता दिया कौन सी चीज कहाँ जाती है। शेयर कैपिटल सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा। नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग। सिंपल एज दैट। ओके, अब देखो, अब हमारे पास बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं। सर कैश फ्लो में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कितनी हैं? कितनी एडजस्टमेंट्स हमारे पास एग्जामिनेशन में आ सकती हैं? बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आ सकती है वो है मशीनरी से रिलेटेड। मशीनरी का सेल एंड परचेज। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आपको सीखनी है वो है मशीनरी का सेल और परचेज निकालना। ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट जो बच्चों तुम्हारे पास आती है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सही है। तीसरी एडजस्टमेंट जो तुम्हारे पास आती है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। और चौथी और अंतिम एडजस्टमेंट जो तुम्हारे पास आती है वो आती है डिविडेंड पेड। तो आपके पास मेनली बच्चों कैश फ्लो में 4 ही एडजस्टमेंट्स है, इससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। और एग्जाम में आपको सीबीएसई 2 से ज्यादा नहीं देगा, तो इनमें से कोई भी 2 आ सकती है। मैं आपको बोलने वाला हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सावधान इंडिया सवाल है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अच्छे से करनी है। राइट। अब सर इसमें होता क्या है, क्यों एडजस्टमेंट है, ये क्या एडजस्टमेंट इसके अंदर होती है, हम लोग इसके साथ शुरू करते हैं। ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले ये समझो कि अगर तुम्हें कोई मशीनरी दी हुई है, ओके, ये मशीनरी दी हुई है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। यहां पे दी हुई है 1 लाख, यहां पे दी हुई है 2 लाख, और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे सर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट। अगर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो आप बैलेंस शीट में इसको देख के समझ गए कि भैया पिछले साल मेरे पास मशीन 1 लाख की थी, इस साल मेरे पास मशीन 2 लाख की है, तो इसका मतलब मैंने मशीन खरीदी होगी तभी बढ़ सकती है, खुद तो बढ़ेगी नहीं, है ना। तो अगर मशीन बड़ी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो समझ जाओ क्या है, परचेज है। परचेज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लिख दो परचेज ऑफ मशीन। अपने नोट्स में चेक करो, मैंने वहीं पे लिखवाया आपको एसेट से रिलेटेड चीजें। वहीं अगर ये उल्टा हो जाए, कम हो जाए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो समझ जाओ कि सेल है। सर बिक गई मशीन, इसका मतलब तभी कम होगी, है ना। लेकिन इसके अंदर कई बार एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। सर इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। सर कैसी एडजस्टमेंट्स आती हैं? कभी भी एडजस्टमेंट आए बच्चों तो आप एक एसेट का अकाउंट बनाओगे। कभी भी एडजस्टमेंट आएगी तो आप एसेट का अकाउंट बनाओगे। सर एसेट का अकाउंट कैसे बनता है? डेबिट साइड में बच्चों हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैसा होता है? दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस को ओपनिंग बोलते हैं। यहां पे आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। तो अगर तुम्हें एसेट दिया हुआ है तो एसेट का इस तरीके से बैलेंस उतार लो। अब सर एडजस्टमेंट्स में क्या आ सकता है? एडजस्टमेंट्स में बच्चों ऐसा आ सकता है कि करंट ईयर का इतना डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन एसेट को कम करता है, तो वो डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ये बच्चों यहां आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसा हो सकता है कि आपको दिया हुआ हो कि एक मशीनरी 5000 वाली 8000 में बिक गई,
इसका मतलब प्रॉफिट में बिक गई। ऐसा हो सकता है ऐसा दिया हो कि 5,000 वाली मशीनरी 4,000 में बिक गई तो लॉस पे बिक गई। तो आपको सेल भी शायद गिवन हो, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो बस यहीं से आप डिफरेंस देख के परचेज या सेल निकाल दोगे। गिवन है तो सेल हमेशा इधर आती है बच्चों, बाय बैंक, ये क्या है सेल। लॉस हुआ तो ऐसे लिखते हैं बाय P&L लॉस। प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाता है टू P&L प्रॉफिट। ऑफ कोर्स प्रॉफिट या लॉस में से एक ही आएगा बच्चों, इधर दिस और दिस, है ना भाई। एक मशीन बिकी है तो प्रॉफिट या लॉस एक ही होगा ना, दोनों तो नहीं हो सकते। और यहां पे आ जाता है आपके पास टू बैंक, ये है परचेज। तो अगर आपको परचेज गिवन होगा तो आप ये सेल बैलेंस में निकालोगे, सेल गिवन होगा तो आप ये परचेज बैलेंस में निकालोगे। दोनों में से कुछ ना कुछ बैलेंस में निकलेगा। ये अकाउंट बनता ही परचेज या सेल निकालने के लिए है मेनली। ओके, अब इसकी पोस्टिंग सीखो। बैलेंस बच्चों कहीं नहीं जाने, ध्यान रखना, बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होते। बैलेंस कहीं भी पोस्ट नहीं होंगे, बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होंगे। सर फिर बाकी चीजें पोस्ट होंगी? यस। डेप्रीसिएशन आपको मैंने दिखाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर प्लस होता है, नॉन कैश आइटम है, ठीक है। सेल ऑफ एसेट आपको बताया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट बेचा तो पैसा आया होगा तो प्लस होगा। लॉस सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया था, याद करो मैंने चार ही तो चीजें बताई सबसे ऊपर, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट या लॉस, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट, चार ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सर ये प्रॉफिट, फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट हुआ तो माइनस, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और खरीदा है तो पैसा गया। तो बच्चों बहुत ही आसान है कि आपको पता होना चाहिए कि भैया एसेट अकाउंट से या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पोस्टिंग होगी और या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पोस्टिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगर मैं थोड़ी आगे की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है बच्चों, एसेट के साथ साथ ना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस दिया होता है। चल जा भाई, थक गए क्या आप भी? एसेट भी दिया होगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और उसके साथ साथ ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एसेट भी दिया हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हो। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एसेट अपनी कॉस्ट पे चल रहा है। कभी भी आपको एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो समझ जाना कि आप डेप्रिसिएशन अलग से लिख रहे हो, अलग से काउंट कर रहे हो, और एसेट अपनी कॉस्ट पे है। ओके, तो इस केस में बच्चों आपको क्या करना होता है? इस केस में बाबू आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक एसेट का अकाउंट बनता है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है। ध्यान रखो, एक बैलेंस है तो एक अकाउंट, दो बैलेंस है तो दो अकाउंट। हमें हमेशा बैलेंसेस देखने हैं, बैलेंस शीट में कितने दिए हुए हैं। खाली एसेट था पीछे तो खाली एसेट का अकाउंट बनाया था, इस बार दो हैं तो दोनों बनाएंगे। हम एसेट अकाउंट भी बनाएंगे और हम एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट भी बनाएंगे। ओके, तो अब क्या करने वाले हो आप, ध्यान देना। एसेट के बारे में लिखो सबसे पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप इधर आ जाओ। एक्यूमुलेटेड डेप्ट का ओपनिंग इधर आता है बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग इधर आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। लो सर, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, आपका जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, जो आपका करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है बच्चों, वो इसमें यहां लगता है, यहां नहीं लगता। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब ही ये होता है कि डेप्रीसिएशन इसमें लगता आया है और इधर ही इकट्ठा होया आया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे लगाते हैं बाय डेप्रीसिएशन, दिस इज फॉर करंट ईयर, ये आ जाएगा। और आप क्या करोगे, यहां से जो मशीन बिकी है उसका डेप हटाओगे। तो जो मशीन बिकी है, जो भी मशीन सेल होगी, उसका डेप्रिसिएशन यहां से हटेगा और मशीन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो बिक गई। जो मशीन बिक गई भैया, वो यहां से हटाना पड़ेगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन सोल्ड। भैया सीधी सीधी सी बात है, जो मशीन बिक गई
उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लिखने का क्या मतलब है, उसे तो हटाना ही है ना हमें यहाँ से, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं। हटाने का मतलब है इस अकाउंट से हटा के मशीनरी अकाउंट में ले जाओ। ओके, तो यहां ले आओगे आप इसको बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है, ये है टोटल डेप्थ ऑफ मशीन सोल्ड। ये एक ही बात है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ बोल दो या टोटल डेप्थ बोल दो, एक ही बात है। ये यहीं से तो आया, इधर ट्रांसफर हुआ है बस ये। ओके, फिर तुम क्या करोगे, बस नॉर्मल, फिर यहाँ पे जितने की बिकी है बाय बैंक, ये सेल है, जितने की भी मशीन बिकी है। लॉस को ऐसे लिख देते हो बाय पी एंड एल, ये लॉस है। इधर आप प्रॉफिट लिख देते हो टू पी एंड एल, ये प्रॉफिट है। और इधर आप क्या लिखते हो, इधर आप लिखते हो टू बैंक, ये आपके पास परचेज है। बाकी सब सेम है बच्चों, बाकी सब सेम है, बस फर्क इतना होता है अगर दो अकाउंट है ना तो डेप्रिसिएशन इधर लगेगा। पहले वो इधर लग रहा था, अब यहां नहीं लगता, इधर लगता है। बस सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क आता है दो अकाउंट में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रखना है। तुम्हें यह समझना है कि अगर एक ही अकाउंट है तो डेप उसमें लगेगा, दो है तो डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा, और जो मशीन बिकी है उसका डेप हटाना है। ये चीज अपने माइंड में रखना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। अब सर पोस्टिंग सिखा दो। पोस्टिंग सेम है, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा सर। ये अपने आप दो जगह आ गया, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। ओके, तो सर फिर बचता क्या है, वही सेम, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। है तो सेम, बिल्कुल सेम है, बस डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा सा फर्क आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होना बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक ही अकाउंट है तो उसमें डेप लगेगा, दो अकाउंट है तो दूसरे वाले में लगेगा। ठीक है, डन। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें क्लैरिटी दिलवा दूंगा मैं। डन सर, ये तो हमें समझ में आ गया। पहला एडजस्टमेंट डन। पहला एडजस्टमेंट कौन सा था हमारे पास, चल जाए यार। पहला एडजस्टमेंट था बच्चों आपके पास मशीनरी का सेल एंड परचेज। ये मैंने आपको सिखा दिया। इस एडजस्टमेंट से सेल ऑफ मशीनरी निकलता है, परचेज ऑफ मशीनरी निकलता है, डेप्रिसिएशन निकलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन मशीनरी निकलता है। तो इसमें ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ओके, अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है क्योंकि वो डिबेंचर से रिलेटेड है, और सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, मैंने आपको अभी लिखवाया। राइट, फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। अब समझो इसमें एडजस्टमेंट कैसी आती है। ये समझो बच्चों कि आपके पास साल के शुरू में डिबेंचर है 3 लाख रुपए का, लेट सपोज बिगिनिंग में आपके पास लोन 3 लाख का था, और साल के लास्ट तक जाते जाते ये 4 लाख का हो गया। साल के शुरू में 3 लाख का था और लास्ट तक जाते जाते ये 4 लाख का हो गया। 10% इंटरेस्ट के हिसाब से हमें काम करना है। ओके, तो अब सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि अगर 3 लाख से 4 लाख हो गया तो 1 लाख का लोन ओढ़ लिया। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर कितना, 1 लाख रुपए। ये आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दोगे क्योंकि डिबेंचर किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। सर प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट किस पे दूं, इंटरेस्ट किस पे लिखा जाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए बच्चों आपको या तो डेटा होगा, केस बना लो 2। इंटरेस्ट के लिए 2 केस बना लो। सबसे पहला, डेटा इज अवेलेबल, डेटा इज अवेलेबल, और दूसरा केस क्या बनता है, डेटा इज नॉट अवेलेबल। एक होता है डेटा है, एक होता है डेटा नहीं है। तो बच्चों अगर डेटा है तो वो बताएगा, देखो ये समझो कि 3 लाख पे तो तुम्हें देना ही देना था क्योंकि 3 लाख का लोन था, लास्ट में 4 लाख हुआ तो 1 लाख बड़ा है ना। कब बड़ा है, कैसे बड़ा है, वो क्वेश्चन बताएगा। तो ये समझो कि 3 लाख पे 10% 30,000, ये तो फुल ईयर का देना ही है, ये तो देना ही है।
अब रही बात 1 लाख रुपए के जो नए डिबेंचर्स हैं, वो जो आपने नए इशू करे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि डिबेंचर बिगिनिंग में इशू हुए हैं, ऐसा हो सकता है वो बोले डिबेंचर्स एंड में इशू हुए हैं, ऐसा हो सकता है वो बोले डिबेंचर्स मिड में इशू हुए हैं, कैसा भी केस बन सकता है। तो अगर उसने बोला बच्चों की डिबेंचर बिल्कुल साल के शुरू में ही इशू कर दिए गए थे, तो अगर बिल्कुल साल के शुरू में ही इशू कर दिए गए थे तो फिर आप बोलोगे भैया 1 लाख पे भी पूरा 10%, 10,000 ये भी पे किया जाएगा। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 30 + 10, टोटल इंटरेस्ट इस केस में आपका 40,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है। अगर ये लिखा गया होता बच्चों की डिबेंचर्स एंड में इशू करे गए हैं, अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है कि जो डिबेंचर्स हैं वो एंड में इशू करे गए हैं, अगर एंड में इशू करे गए हैं तो इस 1 लाख पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि साल के लास्ट में लोन लिया यार, फिर कैसा ब्याज, कोई ब्याज नहीं देना। तो बस आप ये 30,000 इंटरेस्ट पे कर दोगे। तो इस केस में जो टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 30,000। अगर ऐसा लिखा हो कि डिबेंचर साल के बीच में या कोई भी डेट दिया हो, तो जिस डेट पे इशू करे गए हैं वहां से क्लोजिंग तक का आप इंटरेस्ट दे दोगे। कि सपोज साल के बीच में है तो 1 लाख पे 10% और 6 महीने 5,000 रुपये आ जाएगा। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 35,000, वो ये बन जाएगा, टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 35,000। ठीक है जी। तो देखो इस तरीके से होता है कि अगर आपको डेटा दिया हुआ हो तो जो साल के शुरू में है उसको बड़े ध्यान से देखना है ना। और इसमें इशू हुए थे, इसका एक अपोजिट भी होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। उससे पहले अगर डेटा नहीं है सर तो क्या करना है, अगर डेटा नहीं है तो बहुत सिंपल है बच्चों, प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट दे दो। प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट दे दो मतलब आप सीधा 3 लाख पे 10%, 30,000 दे के आ जाओ, टेंशन खत्म, आपको सोचना ही नहीं है। अगर डेटा नहीं है ना तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रीवियस ईयर पे 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दे के आ जाओ और काम खत्म करो। ओके सर, इसका अगर रिवर्स करें तो क्या होगा, आओ अब तुम्हें रिवर्स सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि साल के शुरू में 4 लाख का था डिबेंचर, साल के लास्ट में 3 लाख का हो गया, ऐसा हो गया, लोन कम हो गया बच्चों इस बार। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो ये लिखा जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए इस बार आपने पेमेंट करा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में आ जाएगा, ये मैंने माइनस में लिख दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में आ जाएगा। ओके अब सर अब समझो यहाँ पे ये जो 4 लाख हैं लास्ट में आते आते 3 लाख हो गए, इसका मतलब ये है कि 1 लाख का पेमेंट हुआ है, 1 लाख का पेमेंट हुआ है। अब बच्चों अगर 1 लाख का पेमेंट हो गया तो 3 लाख तो रहा ही है ना मेरे पास लोन, 4 लाख से 3 लाख हो गया तो 1 लाख का पेमेंट हुआ, 3 लाख तो रहा, तो 3 लाख पे तो पूरे साल का देना ही देना है। जो 1 लाख है वो देखना है, तो यहां पे या तो डेटा होगा, इफ डेटा इज गिवन, सपोज आपको डेटा दिया हुआ है, एंड इफ डेटा इज नॉट गिवन। तो सपोज अगर डेटा दिया है और डेटा में बोला कि रिडेम्पशन इज डन इन बिगिनिंग, रिडेम्पशन बच्चों बिगिनिंग में हो गया या फिर एंड में हो गया या फिर मिड में हो गया, तो क्या करोगे। समझो बच्चों अगर रिडेम्पशन शुरू में ही हो गया, शुरू में मतलब कि साल शुरू हुआ और शुरू में ही हमने 1 लाख का पेमेंट कर दिया था, तो अगर शुरू में ही 1 लाख का पेमेंट कर दिया था तो आपके पास शुरू से एंड तक बस 3 लाख का ही लोन है, तो आप जो इंटरेस्ट दोगे वो 3 लाख पे दोगे, 3 लाख पे 10%, दैट इज 30,000। ओके अगर लिखा हुआ कि जो रिडेम्पशन है वो एंड में हुआ, एंड में मतलब जब साल खत्म हो गया तब हुआ, तो सर अगर साल खत्म हो गया तब हुआ फिर क्या करेंगे, तो बिगिनिंग में हुआ तो क्या करेंगे तुम्हें बता दिया, एंड में हुआ तो क्या करेंगे सर। तो अगर रिडेम्पशन बच्चों एंड में हुआ तो फिर समझ जाना कि अगर सर रिडेम्पशन एंड में हुआ तो पूरे साल 4 लाख का लोन रहा होगा, तो फिर आप 4 लाख पे दोगे, 4 लाख पे 10%, 40,000, क्योंकि पेमेंट तो साल के लास्ट में हुआ। और अगर मिड में हो गया सर, अगर मिड में हो गया तो समझो तुम्हारा यहां पे आके पेमेंट हो गया, तो शुरू के 6 महीने तो 4 लाख लोन रहा या नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 4 लाख पे तो 10% और 6 महीने का, उसके बाद 1 लाख का पेमेंट हो गया तो फिर कितना बचेगा, 3 लाख बचेगा,
3 लाख पे 10% और वो भी 6 महीने का, तो क्या होगा? 4 लाख पे 10% 40,000 बैठता है, 6 महीने का 20,000 बैठता है। 3 लाख का 10% 30,000 बैठता है, 6 महीने का 15,000 बैठता है। तो यहाँ पे जो ब्याज बैठेगा वो 35,000 बैठेगा। देखो इस तरीके से हिसाब किताब बन सकता है। सही हो गया या नहीं हो गया? तो दिस इज हाउ आपको डेटा अगर गिवन होगा तो आप ऐसे करोगे। सर डेटा नहीं हुआ तो? अगर डेटा नहीं है तो चुपचाप प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट दे देना, बिना सोचे समझे। फिर से बस प्रीवियस ईयर इस पे 4 लाख पे इंटरेस्ट दे आना, 4 लाख पे 10% 40,000, बात खत्म। तो या तो डेटा हो तो कैसे करना है, या डेटा ना हो तो कैसे करना है, मैंने आपको दोनों ही केसेस समझा दिए। रिडेम्पशन का भी केस समझा दिया और इशू का भी केस समझा दिया। ओके, ये होता है बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट। तीसरा एडजस्टमेंट कौन सा आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के बच्चों आपके पास 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है अगर खाली बैलेंस दिया हुआ हो बैलेंस शीट में, इफ ओनली बैलेंस इज गिवन इन बैलेंस शीट, नो एडजस्टमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया हुआ है, दैट इज इट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे सर हम? इस केस में बच्चों जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ना उसको टैक्स पेड मानेंगे, और टैक्स पेड कहाँ एडजस्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। ओके, और जो करंट ईयर का है उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होता है। तो अगर सिर्फ बैलेंसेस दिए हैं बैलेंस शीट में तो उस सिनेरियो में आपको ये चीज कंसीडर करनी है, प्रीवियस ईयर वाले को टैक्स पेड मानो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दो, करंट ईयर वाले को प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो। अगर बैलेंस भी दिया हुआ है प्लस एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट इज गिवन। सर एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है? एडजस्टमेंट में बच्चों या तो टैक्स पेड दिया होगा या प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से एक चीज दी हुई होंगी, ये एडजस्टमेंट में दोनों में से एक चीज होगी और ऊपर बैलेंस भी होगा। फिर आप क्या करोगे? इस केस में बच्चों आप एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे। इस केस में आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लोगे। बड़े ध्यान से देखना, बहुत सिंपल अकाउंट है, कुछ भी नहीं करना। इधर ओपनिंग बैलेंस लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। इधर क्लोजिंग बैलेंस लिखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस लिखना। ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग आ गया। अगर टैक्स पेड दिया हुआ तो इधर लिख देना टू बैंक, ये है टैक्स पेड, तो आपके पास ये निकल आएगा बाय P&L। ये क्या होता है? प्रोविजन, ये बैलेंस में निकल आएगा। भाई बैलेंस तो होगा ही, ये और ये तो होगा ही। ये दिया हुआ तो ये दोनों प्लस करके ये माइनस करो, ये आ जाएगा। ये दिया हुआ तो ये दोनों प्लस करके ये माइनस करो, ये आ जाएगा। दोनों में से एक चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, टैक्स पेड को क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करोगे। प्रोविजन मेड को क्या करते हो? NPBT में प्लस करते हो। बैलेंसेस कहीं वैसे भी पोस्ट नहीं होते। समझ गए? आपको बेसिकली चाहिए ये 2 चीजें ही, ऊपर भी ये 2 ही चीजें चाहिए थी। देखो अगर खाली बैलेंस है तो हमने प्रीवियस वाले को टैक्स पेड मान लिया, करंट वाले को प्रोविजन फॉर टैक्स मान लिया, और अगर बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट भी है तो ये अकाउंट बनाओ। 4 में से 3 चीज होंगी, चौथी निकाल लेंगे। चाहिए मुझे दोनों चीजें। समझ गए? चलो सर ये भी समझे। लास्ट एडजस्टमेंट आती है बच्चों डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड आपको मिलेगा बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में। बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में आपको ऐसे प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ होगा। प्रपोज डिविडेंड में ध्यान रखना, आपको करंट ईयर दिया होगा और प्रीवियस ईयर दिया हुआ होगा, ऐसा दिया हुआ होगा। नोट्स में आपको प्रपोज डिविडेंड दिखाई देगा। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, ये जो करंट ईयर है ना इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, कुछ नहीं करना है इसको इग्नोर कर देना प्लीज। करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर दो। जो प्रीवियस ईयर है इसी को मानो डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा,
फाइनेंसिंग में माइनस होता है ना डिविडेंड पेड, शेयर पे देते हो आप, ठीक है। और इसी को मानो डिविडेंड प्रपोज्ड। डिविडेंड प्रपोज का मतलब प्रपोज डिविडेंड, ये एनपीबीटी में प्लस होगा। तो ध्यान रखो बच्चों, डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करना है। करंट ईयर तो बिल्कुल भूल जाना, जस्ट इग्नोर, इसको आपको इग्नोर करना है 100%। प्रीवियस ईयर वाला जो है उसी को आप टैक्स पे सॉरी डिविडेंड पेड मान लो, और प्रीवियस ईयर वाले को ही डिविडेंड प्रपोज्ड मान लो, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा कैश फ्लो का सार, जो मैंने आप लोगों को आज समझा दिया। पूरा बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझा है, बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी इसके अंदर आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई होगी इसके अंदर, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, अब मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, मैं आज सिर्फ एक क्वेश्चन अटैच कर रहा हूं इसके साथ, सिर्फ एक क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करो आज, और कल की क्लास में, कल यानी मंडे को, अब कल तो संडे है, कल तुम्हें रिवीजन करना है, कल सारे नोट सब कुछ कर लेने हैं तुम्हें, है ना। मंडे को मैं कैश फ्लो के तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम बस उतने उतने क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे कैश फ्लो में 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो आज मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसके साथ साथ, वो जो मैं इसके साथ अटैच करूंगा, कनेक्ट करूंगा, एक क्वेश्चन वो, और मंडे को मैं तुम्हें 3 कराऊंगा तो 3, 4 कराऊंगा तो 4। तुम्हें बस इतना इतना कैश फ्लो से करना है, तुम्हारे 6 नंबर पक्के, तुम्हारा एक भी नंबर बड़े क्वेश्चन में नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। तुम किताब का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, तुम्हारे से हो जाएगा, क्वेश्चन अटकेगा नहीं। आज वाले नोट्स बड़े ध्यान से समझ लो, ठीक है। इन नोट्स को जितना हो सकता है पढ़ो, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सारी एडजस्टमेंट्स याद करो, कौन सी चीज कहां जाती है, कौन सी चीज कैसे आती है, कौन सी चीज कैसे आती है। और जो मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें बस वही 4 से 5 क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितनी बार कर सकते हो करो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। 6 में से 6 नंबर तुम्हारे कैश फ्लो में पक्के हैं, 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो चलो भाई, अब सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट तुमने सारी लिख ली, आज मजा ही आ गया यार। और चलो अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। इधर लिख लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फिर इधर अमाउंट, ठीक है। ए लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद हम लिखेंगे बी, जिसमें हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आ गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। तीसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, द थर्ड वन इज सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है बच्चा। अब देखो आपको मैंने तीनों अलग अलग समझाए हैं, तीनों का मतलब भी समझाया है, तो बड़े ध्यान से समझ लो। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, है ना। ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आनी है, सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है शेयर कैपिटल एंड लोन्स, लोन्स में मेनली डिबेंचर्स, है ना। अच्छा, और ऑपरेटिंग में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले चाहिए वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्लीज फुल फॉर्म यूज करना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नेट प्रॉफिट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लीज फुल फॉर्म लिखना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। और यहां पे हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की, एंड देन हम आंसर कर देंगे। तो ये बच्चों बेसिक फॉर्मेट है जो आपको जाते एग्जाम में सबसे पहले बना लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है, ये फॉर्मेट रेडी करना। वंस आपका ये फॉर्मेट हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, ठीक है। आओ आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े ध्यान से देखेंगे। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 साल का डेटा हमेशा से दिया रहेगा आपको, 19 एंड 20। आपको कंपेयर करना है कि दोनों साल में कितना कैश आया है या कितना कैश गया है, ओके। अब देखो यहां पे लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लायबिलिटी साइड में बच्चों 4 नोट्स हैं,
नोट्स जब भी दिए होते हैं तो नोट्स का डेटा नीचे होगा ऐसे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ठीक है। तो नोट्स का डेटा ऐसा नीचे होता है और लास्ट में एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब दो दो जगह पे जाती हैं, ये आपको पहले से पता है और आपको याद रखना है कि किस किस चीज पे एडजस्टमेंट है। ओके, तो देखो एडजस्टमेंट डिबेंचर पे है और मशीनरी पे है, तो ठीक है, ये एसेट्स का है, ये लॉन्ग टर्म लोन का है, इसको हम अभी देख लेंगे। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहली चीज से क्वेश्चन को पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बच्चों हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, क्या ये ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, फाइनेंसिंग का है? बच्चों शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना, फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब देखो शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था, 2 लाख, और इस साल कितना है, 2,50,000। शेयर कैपिटल बढ़ गया, खुद से तो नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब नए शेयर इशू करे होंगे, है ना। कितने, 2 लाख से 250 तो 50,000 के शेयर हो गए। तो जल्दी से लिखो, फटाफट से लिखेंगे हम लोग यहां पे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। बच्चों अगर कम हो जाता है तो माइनस में आएगा और हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, अच्छा सर, डन हो गया सर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बढ़ गया तो मैंने इशू ऑफ शेयर्स लिख दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, 10 बार बोल लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व 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 एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी। बेटा बोलना है, नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी। हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस एनपीबीटी में जाने वाला है। नोट नंबर 1 में क्या लिखा है, नोट नंबर 1 में है हमारे पास बाबू जनरल रिजर्व। अब देखो यहां पे यूजुअली आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया होगा, इस क्वेश्चन में नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस है। नॉर्मली आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी होगा और जनरल रिजर्व भी होगा, अभी फिलहाल यहां पे नहीं है। तो बस हम लोग ये देख लेंगे कि ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ, 50 से 70, 50 से 70 हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ, 20,000 हो गया या नहीं हो गया। 50 से 70 तो ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पे एक नोट बनाते हैं और उसमें बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। और एनपीबीटी कैलकुलेट करने का क्या चीज मैंने आपको लिखवाई है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। तो आपको नॉर्मली इसके अंदर ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर P&L का बैलेंस होगा, अभी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000 है, तो बस यही फिलहाल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 20,000 रुपए फिलहाल हम इसमें लिख के छोड़ देंगे, बाकी आइटम्स भी आ जाएंगी, उसको लिख लूंगा तो फिर एनपीबीटी का फाइनल वैल्यू पता चलेगा। ओके, तो ध्यान रखना रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा एनपीबीटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। डन सर, ट्रांसफर टू रिजर्व हमने यहाँ पे लिख दिया। सर अब हमारी पहली आइटम यानी पहला हेड कंप्लीट हो गया है। हाँ जी बच्चों, ये शेयर होल्डर्स फंड्स हमने कर लिया, शेयर कैपिटल भी देख लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देख लिया। नॉन करंट लायबिलिटी नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है, देखो 12% डिबेंचर्स। सर डिबेंचर कहां जाएंगे, डिबेंचर्स अ लोन, फिर फाइनेंसिंग में जाएगा, है ना। बस दिमाग में लाना है कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग में जाएगा। तो डिबेंचर पहले कितने थे सर, पिछले साल थे 1 लाख, अभी हो गए हैं 80,000। 1 लाख से 80,000, दिमाग लगाओ, सोचो मेरा लोन था 1 लाख का, अभी मेरा लोन 80,000 हो गया, कम कैसे हो गया, पे कर दिया होगा, है ना। तो हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 20,000 रुपए, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 20,000 रुपए, ये हमने कर दिया माइनस। रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स ये हमने माइनस कर दिया। डन है सर, ठीक है सर, ये भी मुझे क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है सर, उस पे एडजस्टमेंट भी था, हाँ लास्ट में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया।
देन सर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज बच्चे एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी कहाँ होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और याद रखो करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा रिश्ता, बढ़ी तो आप भी प्लस कर दो, कम हुई तो आप भी माइनस कर दो। करंट एसेट्स में रिवर्स, ठीक है, ये दिमाग में सेट रखना। ट्रेड पेबल नोट नंबर 3, ट्रेड पेबल नोट नंबर 3 क्रेडिटर्स हैं और बीपी है। क्रेडिटर 40 से 60 हो गया, बढ़ गया 20,000 से, तो हम भी बढ़ा देंगे। 20,000 से बढ़ गया तो हम यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर ऐड होगा। 20,000 रुपये से बढ़ गया तो मैं भी बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया सर। उसके बाद क्या है? इंक्रीज इन क्रेडिटर हो गया। बिल पेबल, बिल पेबल बच्चों पहले 20 अब 1 लाख, ये भी बढ़ गया। 20,000 से 1 लाख 80,000 से बढ़ गया, ये भी बढ़ गया 80,000 रुपये से, तो ये भी ऐड कर दो। इंक्रीज इन बिल पेबल 80,000 रुपीज से ये भी बढ़ गया है। 20,000 से 1 लाख हुआ ना बच्चों, 80,000 रुपये, हमने ये भी ऐड कर दिया। चलो सर डन। उसके बाद क्या है? नोट नंबर 3 में तो यही था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ट्रेड पेबल हो गया। अदर करंट लाइबिलिटी का नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? नोट नंबर 4 में है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी अदर करंट लाइबिलिटी। ये कम हो गया 25 से 20, कम हो गया तो माइनस कर दो। 25 से 20 कम हो गया तो आप भी लेस कर दो, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे। तो याद रखो करंट लाइबिलिटी में बेटा सीधा सीधा हिसाब किताब चलना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों चेक करो जरा, हमने लाइबिलिटी साइड पूरा एडजस्ट कर दिया। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एनपीबीटी में जाएगा हमेशा, नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। डन हो गया? डन सर। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में बच्चों सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नोट नंबर 5, आओ देखे जरा नोट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 5 में अब बच्चों देखो मशीनरी भी है, प्रोविजन फॉर डेप भी है। मशीनरी भी है और प्रोविजन फॉर डेप भी है। जब भी दो चीजें होंगी तो 2 अकाउंट बनेंगे। नोट नंबर 2 मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाओ जल्दी से। नोट नंबर 2, वो नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, इसके अंदर हम एक तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी सर, ये बना दिया हमने मशीनरी अकाउंट, और एक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, आओ चेक करते हैं अब हमारे पास कितना कितना बैलेंस दिया हुआ था। मशीनरी का दिया हुआ था बच्चों 2 लाख और 2,60,000, प्रोविजन है 50 और 60। अब बेटा इसको नेगेटिव देख के कुछ कंफ्यूज मत होना, ये इसमें से माइनस होता है इसीलिए नेगेटिव है, बाकी इस नेगेटिव का कोई रेलेवेंस नहीं है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो प्रोविजन फॉर डेप अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसका आपको कुछ नहीं करना, ओके। बस आप बैलेंस देखो, 2 लाख और 2,60,000, 2,260, 50 एंड 60, 2,60,000 ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें 50,000 एंड 60,000 ओपनिंग क्लोजिंग। बच्चों प्रोविजन का ओपनिंग इधर आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इधर आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, ये हो गया। और इधर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ गया बच्चे, देखो मशीनरी आ गया और प्रोविजन फॉर डेप आ गया। अब इस पे बेस्ड कुछ एडजस्टमेंट थी, आओ एडजस्टमेंट चेक करते हैं जल्दी से। एडजस्टमेंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000। अब बेटा यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। देखो बुक वैल्यू इसका 30,000 रुपए है। अब देखो बुक्स में जो आपका एसेट दिख रहा है वो एक्यूमुलेटेड डेप माइनस होके दिख रहा है ना। देखो जो आपका बुक्स में एसेट है, जैसे आपका ये एसेट है तो बुक्स में वैल्यू ये है 1,50 और 2 लाख, तो ये वैल्यू क्या है? कॉस्ट
माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इसकी बुक वैल्यू है, राइट। तो हमारे पास एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 30 है, बुक वैल्यू 30 का मतलब है बेटा कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, राइट। 30,000 रुपए का मशीन वो बिका है, 30,000 का मशीन was sold at a loss of 50%, 50% के लॉस पे। तो 30,000 का 50% यानी 15,000 का लॉस हो गया। तो ये कितने का बिका? 15,000 में ही बिक गया, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता बेटा अ मशीनरी विद अ कॉस्ट ऑफ 30,000, अगर कॉस्ट लिखा होता तो 30 में से पहले ये 10,000 का प्रोविजन हटाना पड़ता, तो इसका बुक वैल्यू 20,000 निकल के आता। दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे? ध्यान रखना, अगर कॉस्ट लिखा है तो कॉस्ट में आपको कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्ट टोटल उसका हटाना पड़ेगा, राइट। और अगर बुक वैल्यू लिखा है इट मींस उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हुआ हुआ है सारा का सारा, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहां 30 वाला 15 में गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 30 वाला 15 में गया। आओ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बाय बैंक 15,000 में ये बिका, ठीक है। बाय लॉस, जो भी इस पे लॉस हुआ है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये वैल्यू आ गया 15,000 का हमारे पास लॉस हुआ है। और इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, ये भी यहां पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सर यहां पे भी तो आना चाहिए, एक एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, हाँ जी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां आता है टू मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपए। तो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल आएगा यहां से बैलेंस में, बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंस में निकलेगा बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, करंट ईयर का डेप दिया है तो ये बैलेंस में निकाल देना, ये दिया है तो ये बैलेंस में निकाल देना। तो 70 माइनस 50, 20,000 रुपीज का तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। और इधर अगर देखा जाए तो 260 और 40, 3 लाख, 3 लाख में से 2 लाख जाएगा तो 1 लाख रुपीज यहाँ वैल्यू आ जाएगा, 1 लाख रुपीज यहाँ वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे टू बैंक, दैट इज परचेज। चलो सर जल्दी से फटाफट से पोस्टिंग करवा दो अब इसकी। सर पोस्टिंग कैसे करते हैं? आओ बच्चों, ये बैलेंस तो कहीं नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाएगा बैलेंस, ठीक है, ये कहीं नहीं जाना। ओके जी, ये बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होगा, हाँ जी सर। एक्यूमुलेटेड डेप अपने आप दो जगह आ गया, एक ये रहा 10,000, एक ये रहा 10,000, ये अपने आप दो जगह आ गया। आओ पहले सेल परचेज पोस्ट कर लेते हैं। सेल 15,000, परचेज 1 लाख, सेल 15,000, परचेज 1 लाख। कहां जाना चाहिए बच्चों? एसेट बिका है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ मशीनरी 15,000 बिकी तो पैसा आया, परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपए खरीदी तो पैसा गया, ठीक है। माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि खरीदी तो पैसा गया आपके पास से, ओके। इस चीज का ध्यान रखना है। सर सेल परचेज भी पोस्ट हो गया, अब क्या बचा हमारे पास? सेल परचेज भी पोस्ट हो गया, यहां बचा स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस, जो लॉस हुआ, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। दोनों ही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। 15,000 का लॉस हुआ और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया था? 20,000 रुपए। हाँ देखो, ये 15 का लॉस और 20,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये दोनों नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर ऐड होते हैं। ऐड करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर 20,000 रुपए एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आया? 15,000 रुपए। देखो बच्चों, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस हम लोग ऐड करके चलते हैं, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखना है आपको किस तरीके से चीजें लिखनी है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। डन सर। सर हमें ये तो समझ में आ गया बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से ये लिखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे? उसके बाद बच्चों मुझे इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट ध्यान रखना। गुडविल, गुडविल 10,000 से 2,000 कम हो गया, कम हो गया तो क्या मानते हैं? राइट ऑफ। कम हो गया तो राइट ऑफ। राइट ऑफ कहां लिखना है? यहीं ऑपरेटिंग में। गुडविल राइट ऑफ ऐड करेंगे। नुकसान हुआ ना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, 10 से 2 हो गया तो 8,000 रुपए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर यही बढ़ जाता बच्चों तो हम परचेज ऑफ गुडविल मानते, वो फिर इन्वेस्टिंग में लिखते।
सही है, इसको भी आप जल्दी से लिख के चलो अपने पास साथ साथ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल अमोर्टाइज्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। डन है सर जी, ये भी हो गया। चलो जी, क्या क्या करा हम लोगों ने, ये एसेट्स में ये भी कर दिया। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने लोन दिया हुआ है ना, पहले 1 लाख, अब 1,30,000 बढ़ गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर बढ़ जाता है सर, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको एक बार दिमाग लगाओ फटाफट से अपना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आप कहाँ पे लिखोगे, फटाफट से सोचो। पैसा दिया आपने, है ना, तो इन्वेस्ट कर दिया एक तरीके से, तो हम लिखेंगे लोन एडवांस्ड। हमने लोन दे दिया, 30,000 रुपए आपके पास से पैसा चला गया। इन्वेस्टिंग में ही लिखा जाता है बेटा, यही आता है ना, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। आपने लोन दिया तो वो भी यहीं पे आएगा। डन सर कम हो जाता तो पैसा आ गया था, प्लस में लिख लेते। अब आ रहे हैं बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिवर्स उल्टा रिलेशन चलेगा, है ना। इन्वेंट्री 70 से 90 बढ़ गया 20,000 से, तो माइनस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ पे लेस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 रुपये से बढ़ गया तो हम लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है बेटा जी हमारे पास, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या करना है सर, 40 से 60, ये भी बढ़ गए हैं तो हम माइनस करेंगे, 20,000 रुपये माइनस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 रुपये हम ये भी माइनस कर देंगे। डन सर, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हो गया। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो सबसे लास्ट में एडजस्ट करना होता है, इसका कोई काम नहीं है, ध्यान रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कुछ नहीं करना। देखो पूरा बैलेंस शीट कर दिया, सारी लाइबिलिटीज कर दी, सारे एसेट्स कर दिए। ये मेनली पार्ट जो था वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया। बस गुडविल अगर राइट ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग में, नहीं तो वो भी परचेज है तो इन्वेस्टिंग में। करंट एसेट सेपरेटली एडजस्ट होते हैं। नोट्स देखो रिजर्व कर दिया, डिबेंचर कर दिया, डिबेंचर का एडजस्टमेंट रहता है अभी। क्रेडिटर बीपी कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब कर दिया। डन सर। अब इस पे आओ, देखो डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। आओ सर, इसका थोड़ा सा मैं अब आपको इंटरेस्ट के बारे में समझा दूं। देखो बच्चे, मेरे पास यहाँ पे ना साल के शुरू में डिबेंचर 1 लाख के हैं, साल के लास्ट में 80 के हो गए हैं। साल के शुरू में डिबेंचर 1 लाख के हैं, साल के लास्ट तक 80,000 के हो गए हैं, ठीक है। और इन पे जो ब्याज है वो कितना परसेंट का है, जो ब्याज है सर वो 12% का है। 12% इन पे इंटरेस्ट है, ओके। अब क्वेश्चन में ये दिखा हुआ है कि जो डिबेंचर रिडीम हुए हैं वो लास्ट में रिडीम हुए हैं। लास्ट का मतलब जो पेमेंट हुआ है वो बिल्कुल यहां हुआ है। तो बेटा अगर पेमेंट लास्ट में हुआ तो आपका उस पे ब्याज तो पूरे साल का बैठता है ना। अगर पेमेंट लास्ट में हुआ तो 1 लाख का लोन पूरे साल रहा, तो पूरा 1 लाख पे 12% ब्याज हमारे पास कितना बैठ जाएगा, 12,000 रुपए। तो पूरा का पूरा बच्चों 12,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो हम पे करेंगे। अगर सर यहाँ पे लिखा होता कि रिडेम्पशन शुरू में हो गया, फिर लिखा होता शुरू में तो शुरू में मान लेते, फिर 1 लाख में से 20,000 अगर शुरू में ही पे हो गए, 80 बचे, 80 पे देते फिर हम इंटरेस्ट। और सर अगर कुछ भी ना लिखा हो फिर क्या करना है, फिर हमारी वही अजम्पशन की लास्ट में हुआ, ठीक है। डन सर, समझ गए। तो 1 लाख पे 12%, 12,000 रुपए का ब्याज बैठता है। ब्याज कहाँ आएगा सर, यहाँ पे लोन से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए बेटा, यहाँ माइनस, एडजस्टमेंट है 2 जगह जाएगा, नीचे माइनस होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस होता है, यहाँ ऐड होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो सारी एडजस्टमेंट 2 जगह आ गई है ना। एक्यूमुलेटेड डेट अपने आप 2 जगह आ गया था दोनों अकाउंट्स में, राइट। जो लॉस था वो भी 2 जगह आ गया अपने आप, हर चीज 2 जगह आपने पोस्ट करी है। डन सर। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट ले लें बस अब, हाँ जी, और कुछ दिया नहीं हुआ, ना कोई इंटरिम डिविडेंड, ना प्रपोज डिविडेंड, ना प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एनपीबीटी 20,000 आ गया बच्चों। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 20,000 रुपये आ गया। इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है। चल जा भैया, क्या बात हो गई, ठंड लग गई। 20,000 रुपए का बेटा एनपीबीटी आ गया। चलो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो सर। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 20 एंड 20 40 सब ऐड वाली आइटम्स हैं, ठीक है।
40 and 15, 55, 20 and 20, 40, 55, 55 and 12, 65, 67, 67 and 8, 67 and 3, 70, 75,000, 75,000 तो ये आ गया बच्चों। ओके अब यहाँ पे देख लो 80 और 20 1 लाख पॉजिटिव और 45 नेगेटिव, तो 1 लाख में से अगर मैं 45,000 हटा दूं तो 55,000 ही आ जाएगा, 55,000 ही आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल टैक्स तो आया नहीं, तो मेरे पास फाइनल कितना वैल्यू आया 75 प्लस 55, तो बच्चों 75 और 55 हो जाता है हमारे पास 130। चेक कर लूँ मैं एक बार, भाई पता नहीं चलता, तुम 1 मिनट में बोलोगे गलत कर दिया। 75 और 55 130, हाँ जी सर। तो 130 मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे पास जगह कम है, लो सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों 130 आ गया, ऑपरेटिंग का आंसर 130। सर इन्वेस्टिंग बेटा जी मुझे नेगेटिव आता दिख रहा है, 130 नेगेटिव का है और 15 पॉजिटिव का है, 1,15,000 नेगेटिव, इसको बाहर कर दो, 1,15,000 नेगेटिव, इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कभी भी नेगेटिव आए तो बच्चों कैश यूज्ड, ठीक है। ये भी वैसे पहले यहाँ दिखाना फिर यहाँ दिखाना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वैसे डायरेक्टली बाहर लिख दिया। फाइनेंसिंग चेक करेंगे बेटा, फाइनेंसिंग में तो पॉजिटिव दिख रहा है, 20 और 12, 32 नेगेटिव का है और 50 पॉजिटिव का है, तो 50 माइनस 32 18,000, 18,000 पॉजिटिव का बेटा बाहर आ गया, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको करना है नेट कैश कितना आया आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कर दो, करो जरा टोटल, देखो 130 और 18 148, 148 माइनस 115, 148 माइनस 115 33,000 पॉजिटिव का मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये स्टेप्स प्लीज ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी करना है, आ गया 33। अब क्या करना है इसके अंदर बेटा जी, इसके अंदर आपको जोड़ना है, आजा यार, इसके अंदर आपको जोड़ना है ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था सर, देखो पिछले साल का कैश कितना था मेरे पास, पिछले साल का कैश था 65 है ना, और साल के लास्ट में हो गया 98। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास साल के शुरू में 65 है और लास्ट में हो गया 98, तो बताओ साल के बीच में कितना पैसा कमाया हमने, तो आंसर आएगा ना 33 कमाया। देखो 33 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें ओपनिंग जोड़ूंगा मैं 65, तो वैल्यू कितना आ गया 789 98,000, 98,000 बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गया। ये 98 क्या है, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 98,000 क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने तीनों का सम करा तो ये वैल्यू आया था। इसमें आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ना है, इसको आपको प्लस करना है, तो इससे क्या आंसर आएगा क्लोजिंग के बराबर। अगर क्लोजिंग के बराबर आ जाता है तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। दिस इज हाउ बच्चों हम कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि लेंदी है या कुछ है, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तुमने प्रैक्टिस करी, जहां तुमने 5-7 क्वेश्चन करे तो तुम्हें लगेगा यार अरे कुछ भी नहीं है, ये तो फटाफट हो जाता है। तो इसी तरीके का चैप्टर है, बहुत ही एक तरीके का प्रोसीजरल सा चैप्टर है। प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, एंट्रीज फिल करते जाओ, सारा काम हो जाएगा। आज वाले क्वेश्चन को कृपया करके 2 से 3 बार करके देखें। 2 से 3 बार करें। मैं आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप जल्दी से ले लो। अगर आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद करके देखना। फिर सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, देन नोट्स, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सही है, तो ये है हमारे पास कैश फ्लो का क्वेश्चन। आई एम वेरी मच होपफुल आपको समझ में आएगा। इसको 2-3 बार करके देखो, जहां अटक जाओ वीडियो दोबारा से प्ले करके दोबारा से चला के देखो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कैश फ्लो का क्वेश्चन करने में। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।